सभी परीक्षाओं के मद्देनजर अगर देखा जाए तो इन सभी परीक्षाओं के मद्देनजर जो है एक करेंट अफेयर का बुक निकाले हैं। और इसमें आपको पूरे एक वर्ष के घटनाक्रम की चर्चा हमने आपके साथ की है। और इसमें अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025, साथ ही साथ इसमें नवंबर 2025 के भी कुछ घटनाओं को हमने दिया है। तो पूरे वर्ष भर का जो है ये आपको करेंट अफेयर है। और इसका पैटर्न इस प्रकार से सजाए हैं कि जो एग्जाम में जिन टॉपिकों से प्रश्न आता है उन 18-19 टॉपिकों, टॉपिक वाइज और मंथ वाइज जो है इस बुक को सजाए हैं। और जहां तक बिहार दरोगा एग्जाम का सवाल है, बिहार दरोगा का एग्जाम लास्ट टाइम 7 सितंबर 2025 को हुआ था, जिसमें अगर आप देखेंगे तो 22 करेंट पूछे गए हैं। तो 18 जनवरी और 21 जनवरी को जो बिहार दरोगा का एग्जाम होना है उसमें करेंट का वेटेज बहुत अच्छा खासा होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि 7 सितंबर 2025 को जो एग्जाम हुआ था बीपीएसएससी बोर्ड द्वारा, उसमें जो करंट पूछे गए थे 20-21 अगस्त 2025 तक का करंट पूछा गया था। तो आपका एग्जाम 18 जनवरी और 21 जनवरी को है, तो आप मान करके चलिए कि आपको जो है लगभग दिसंबर तक का करंट अफेयर पूछा जा सकता है। तो इसमें मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो अक्टूबर 2024 और नवंबर की कुछ प्रमुख घटनाओं का विवरण हमने आपको दिया है। जैसे कि आपको बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर में हुए, इसमें बिहार विधानसभा चुनाव है। इस बुक में जो शुरुआती 6 टॉपिक है उसमें से 2 टॉपिक हम आपको करवाए हुए हैं, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और आईसीसी महिला विश्व कप 2025। ये दोनों टॉपिक हम आपको करवाए हुए हैं। इसके अलावे इस बुक में ये 2 टॉपिक करवाए हैं। इसके अलावे इस बुक का कुछ टॉपिक जो है हम आपको संस्थान के यूट्यूब चैनल पर भी करवा देंगे। और साथ ही साथ जो है आपको अगर देखा जाए तो बैच के जो बच्चे हैं उनको तो पूरा करंट हम करवा ही रहे हैं, उनको हम पेपर कटिंग से भी करंट पढ़वा रहे हैं, क्योंकि पूरे दिसंबर तक का करंट हम लोगों को पढ़ना है। और एग्जाम से 10-15 दिन पहले, नवंबर और दिसंबर, एग्जाम से 10 दिन पहले यानी 5 जनवरी के आसपास आप मान के चलिए एक 20 पेज का जो है नोट निकाल देंगे, जिसमें आपको नवंबर और दिसंबर के करंट का जिक्र होगा। तो उसको भी जो है आप लेकर के कर लीजिएगा। आप स्वयं सोचिए 100 क्वेश्चन में 20-22 क्वेश्चन करंट के आ रहे हैं, तो करंट के वेटेज और करंट के महत्व को आप समझ सकते हैं। और आपको बहुत छात्रों के दिमाग में कई प्रकार का चीज जाता है। देखिए, सफलता का पहला सूत्र है सीमित संसाधन, सीमित स्टडी मटेरियल। आप करंट का कोई भी एक बुक लेकर के कीजिए, आप चाहेंगे कि हम ये भी कर ले, हम वो भी कर ले, हम वो भी कर ले, कुछ नहीं हो पाएगा। करंट का कोई भी एक बुक लेकर के पढ़िए, जो भी बुक आपको पसंद है वो बुक लेकर के आप पढ़िए। और हमको लगता है कि कोई एक बुक लेकर ही आपको पढ़ना चाहिए। तो ये बुक जो है आपको आ चुका है, तो आप सब लोग जो है, और बुक कल पटना के मार्केट में आया और मतलब डिमांड इतना ज्यादा था कि शॉर्टेज हो गया। फिर आज जो है, आज बल्क मात्रा में जो है आपको बुक आ रहा है। बहुत सारे छात्र ले भी लिए होंगे, बहुत सारे छात्रों को नहीं भी मिला होगा। तो जिनको नहीं मिला है परेशान नहीं होना है, आज शाम तक आपको मिल जाएगा। मतलब बुक का डिमांड इस प्रकार का था, जितना प्रिंट किए तुरंत हवा में उड़ गया, पता भी नहीं चला। डिमांड बुक का बहुत ज्यादा था, इस वजह से ही आप में से कितने लोगों को मिला है? बहुत कम लोगों को मिला है ना, मैक्सिमम को नहीं है मिला है। आज मिल जाएगा, आज मिल जाएगा। हाँ, नहीं मिल रहा, हमको पता है शॉर्टेज हो गया है, मतलब थोड़ा सा कम पब्लिश किए थे, डिमांड ज्यादा हो गया, तो फिर जो है फिर से आपको प्रिंटिंग में डाल दिया गया है। आज शाम तक आपको मिल जाएगा। आइए पढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बारे में ही पढ़ लेते हैं। समझ गए ना, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बारे में ही पढ़ लेते हैं, और उसके बाद फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के पेपर का है ये। अगर आप बिहार दरोगा फर्स्ट एसआई बैच, सेकेंड एसआई बैच में इनरोल होंगे
तो आप देख रहे होंगे नवंबर और दिसंबर का करंट भी पेपर से हम आपको पढ़ाते हुए जा रहे हैं, क्या जी ऐसा है ना? हाँ, तो सबसे पहले आज एक दो दिन का करंट पेपर कटिंग से देख लेते हैं, फिर बुक से कुछ टॉपिक देख लेंगे, समझ गए ना? और फिर उसके बाद बिहार और एस्थेटिक्स को जो है हम लोग देखेंगे। थोड़ा पंखा ठीक करो यार, हवा नहीं आ रहा है। ये आज के हिंदुस्तान पेपर का है। कीर्तिमान 10वीं बार सीएम बनने पर नीतीश का नाम वर्ल्ड बुक में दर्ज। यानी आपको हाल में जो बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए, उस बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के उपरांत 10वीं बार नीतीश कुमार जी ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जो है आपको शपथ लिया है। आपको कहीं ना कहीं जनता का एक अटूट प्रेम और विश्वास नीतीश कुमार जी के प्रति है। यही रीजन है कि नीतीश कुमार जी 10वीं बार जो है मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए हैं। 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कीर्तिमान है, गौरव की बात है कि नीतीश जी के प्रति जनता का इतना ज्यादा प्रेम है कि 10 बार जो है मुख्यमंत्री के रूप में आपको शपथ लिए हैं। उसी के मद्देनजर जो है नीतीश जी का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन, नीतीश जी का नाम जो है आपको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज हुआ है। नीतीश जी जो 10 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, उसी को लेकर नीतीश जी का नाम जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में जो है आपको दर्ज हुआ है। नीतीश जी पहली बार अगर देखा जाए तो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी जो है आपको पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ वर्ष 2000 ईस्वी में लिए थे, वर्ष 2000 ईस्वी में लिए थे। लेकिन 2000 ईस्वी में जब मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे तो मात्र 7 दिन तक रहे थे, मात्र 7 दिन तक रहे थे। इसके बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ उन्होंने 2025 में लिया, 2005 में लिया, 2005 में लिया। दूसरी बार नीतीश जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ 2005 में लिया, फिर तीसरी बार 2010 में लिया, चौथी बार 2015 में लिया और पांचवी बार भी आपको 2015 में ही लिया। और फिर छठी बार अगर देखा जाए, छठी बार 2017 और सातवीं बार जो है आपको 2020 और आठवीं बार अगर देखा जाए तो 2022 और नवीं बार अगर देखा जाए तो 2024 और 10वीं बार अगर देखा जाए तो 2025। तो नीतीश जी वर्ष 2000, 2005, 2010, 2015 में 2 बार शपथ लिए, फिर 2017, 2020 और फिर 2022, 2024 और 2025। यही जो है आपको नीतीश जी टोटल 10 बार आपको मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि नीतीश जी जो है पूरे देश भर में मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल नीतीश जी का है, नहीं। अगर हम लोग बिहार की बात करें, आजाद भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह से लेकर श्री नीतीश कुमार जी तक में जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, उन सभी मुख्यमंत्रियों में बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल नीतीश कुमार जी का रहा है। अगर हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल नीतीश जी का रहा है। सबसे लंबा कार्यकाल जो है आपको नीतीश कुमार जी का रहा है, सबसे लंबा कार्यकाल नीतीश कुमार जी का रहा है। परंतु अगर हम लोग पूरे भारतवर्ष की बात करें, तो भारत में मुख्यमंत्री के रूप में जो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, भारत में मुख्यमंत्री के रूप में, भारत में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, वह सिक्किम के मुख्यमंत्री
पवन कुमार चामलिंग का रहा है। सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग, पवन कुमार चामलिंग का रहा है, पवन कुमार चामलिंग का रहा है। और पवन कुमार चामलिंग 1994 से 2019 ईस्वी तक, 1994 से 2019 ईस्वी तक जो है आपको सिक्किम के मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हैं। और इनकी पार्टी थी एसडीएफ, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट। और ये लगभग 24 साल 165 दिन, 24 साल 165 दिन तक जो है आपको मुख्यमंत्री के तौर पर आपको पवन कुमार चामलिंग रहे हैं। जबकि नीतीश जी की अगर हम लोग बात करें तो ये मुख्य तौर पर 2005 ईस्वी से लेकर के 2025 ईस्वी तक रहे हैं। तो लगभग 20 बरस हुआ, लगभग 20 बरस नीतीश जी का कार्यकाल रहा है। लेकिन अगर नीतीश जी 2025 से 2030 इस पूरे कार्यकाल को पूरा कर लेते हैं तो तब मानिए सबसे लंबा कार्यकाल हो जाएगा, लेकिन अभी हुआ नहीं है। अगर पूरा कर लेंगे तब हो जाएगा, लेकिन वर्तमान संदर्भ में अगर देखा जाए तो वर्तमान संदर्भ में पूरे भारतवर्ष में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है वह आपको पवन कुमार चामलिंग का रहा है, जो 1994 से 2019 ईस्वी तक जो है आपको सिक्किम के मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हैं। 24 साल 165 दिन, 24 साल 165 दिन तक जो है आपको रहे हैं। तो अब यहां पर जो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, करंट में आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? आपसे प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि हाल के दिनों में भारतवर्ष के किस मुख्यमंत्री का नाम, किस मुख्यमंत्री का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में 10 बार शपथ ग्रहण करने के वजह से दाखिल हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? श्री नीतीश कुमार, श्री नीतीश कुमार। अब यहां पर दो स्टैटिक बनता है, ये तो करंट हो गया। अब यहां पर 2 स्टैटिक बनता है, 2 स्टैटिक में एक यह बनता है कि बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है श्री नीतीश कुमार का। फिर एक दूसरा स्टैटिक बनता है, भारतवर्ष में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? भारतवर्ष में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है पवन कुमार चामलिंग का, पवन कुमार। तो करंट में क्या याद रखना है और स्टैटिक्स में क्या याद रखना है? दोनों बात समझ में आया? कि आज के पेपर का न्यूज है, समझ गए ना? और हम आपको बार बार बता दें कि जो करंट बिहार दरोगा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं, आप पढ़ते हैं, दिसंबर तक का आप करंट करके जाइए। हम इस बुक में अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक दे दिए हैं, लेकिन आपको जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 पढ़ना है। अगर आपको टाइम नहीं मिलेगा, जैसे जो भी बच्चे बुक खरीदेंगे, अगर मान लिया जाए कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 छोड़ दीजिए, 3 माह आप छोड़ दीजिए। अक्टूबर 2024, नवंबर 2024, दिसंबर 2024 छोड़ दीजिए, जनवरी से आप पढ़ना शुरू कीजिए। समझ गए ना? चलिए, ये तो पहला न्यूज हो गया। फिर इसके बाद दूसरा न्यूज, दूसरा न्यूज भी जो है आपको बिहार से ही संबंधित है। देखिए बाबू, जब अभी बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, जब अभी बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो फिर रोजगार, नौकरी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था। रोजगार और नौकरी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों रोजगार और नौकरी की बात कर रहा था। उसी में अगर हम लोग सत्ता पक्ष की बात करें, सत्ता में एनडीए गठबंधन है और इससे पहले भी सत्ता में एनडीए गठबंधन ही था। एनडीए गठबंधन समझते हैं कि नहीं समझते हैं? एकदम समझते होंगे, कई दफा हम आपको बताए हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी तथा उसके सहयोगी दलों को मिलाकर जो गठबंधन बनता है उसी को हम लोग कहते हैं एनडीए गठबंधन। बीजेपी और उसके सहयोगी दल को मिलाकर जो गठबंधन बनता है उसी को हम लोग एनडीए गठबंधन कहते हैं। अभी भी बिहार में सत्ता में एनडीए गठबंधन ही है और इससे पहले भी बिहार में सत्ता में एनडीए गठबंधन ही था। तो चुनाव के दौरान एनडीए गठबंधन के द्वारा
बिहार के युवाओं से यह वादा किया गया था कि आगे आने वाले 5 साल में जो है 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार, 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार जो है बिहार की सरकार देगी। तो यहां पर देखिए 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की कवायद, मतलब सरकार ने जो वादा किया था उस वादा को पूरा करने के लिए जो है कदम उठा रही है। उसी क्रम में बिहार में बनेंगे 3 नए विभाग। नीतीश जी का स्टेटमेंट है, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी का ये स्टेटमेंट है कि बिहार में अब 3 गो नया विभाग बनेगा, और जो 3 गो नया विभाग बनेगा उसमें एगो बनेगा युवा रोजगार एवं कौशल विकास, युवा रोजगार एवं कौशल विकास, दूसरा उच्च शिक्षा और तीसरा नागर विमानन। ये 3 नए विभाग जो है आपको बिहार में बनाए जाएंगे। देखिए ये जो पहला युवा रोजगार एवं कौशल विकास, ये मुख्य तौर पर जो है सत्ता पक्ष के द्वारा चुनाव के दौरान जो वादा किया गया था कि युवाओं को हम रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, अपने इस वादा को पूरा करने के लिए ही जो है ये विभाग बिहार में बनने जा रहा है। इसमें आप देखिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि युवा रोजगार एवं कौशल विभाग के जरिए अगले 5 वर्षों में बड़ी संख्या में युवाओं को उद्यमिता के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं के जरिए रोजगार दिलाने का निर्णय लिया गया है। देखिए इसमें सरकारी नौकरी भी आपको कुछ मिलेगा, साथ ही साथ जो है आपको प्रशिक्षण दे करके जो है आपको प्रशिक्षण दे करके नया नया स्टार्टअप खोलने के लिए जो है आपको योग्य बनाया जाएगा, आपको आर्थिक सहायता दिया जाएगा, इस प्रकार का कार्य किया जाएगा। अब जितनी आबादी है, जितने युवा है, उतना तो मतलब जो है आपको एक प्रकार से कहा जाए तो सरकारी पद भी नहीं है, तो सब युवा को तो सरकारी नौकरी नहीं ही मिल सकता है, सब युवा को सरकारी नौकरी नहीं ही मिल सकता है, लेकिन रोजगार मिल सकता है, निश्चित तौर पर मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी में ही रह करके हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, हम रोजगार करके भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। फिर दूसरा उच्च शिक्षा, कहीं ना कहीं बिहार शिक्षा में निश्चित तौर पर पिछड़ा हुआ है, सबसे पीछे हम लोग हैं, और उच्च शिक्षा में तो और भी ज्यादा पीछे हैं हम लोग, उच्च शिक्षा में और भी ज्यादा पीछे हैं हम लोग। तो उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग आएगा। तो वही है, राज्य में उच्च शिक्षा विभाग के सृजन का उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा मिले, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का विकास हो और समाज के सभी वर्गों के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण रोजगार परक शिक्षा मिल सके, बिहार के युवा दक्ष हो, उन्हें रोजगार के नए अवसर मिले, इसके लिए कृत संकल्पित है। मतलब उच्च शिक्षा में बिहार तो शिक्षा में पीछे है ही, उच्च शिक्षा में और भी ज्यादा पीछे है। उच्च शिक्षा में बिहार को बेहतर बनाने के लिए जो है ये नया विभाग का सृजन जो है आपको किया जाएगा। नागर विमानन, नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में कई नए हवाई अड्डों का निर्माण हो रहा है। भविष्य में उड़ान योजना के तहत कई बड़े छोटे नए हवाई अड्डों का निर्माण प्रस्तावित है। राज्य में अलग से नागर विमान विभाग के सृजन से इसमें तेजी आएगी, औद्योगिक वातावरण मजबूत होगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और इससे राज्य में निर्मित उत्पादों के निर्यात में मदद मिलेगी। तो बिहार में अलग अलग शहरों में हवाई अड्डों का निर्माण हो रहा है। तो हवाई अड्डों का जब निर्माण हो रहा है तो निश्चित तौर पर जो है आपको, पहले तो बहुत कम हवाई अड्डा हुआ करता था, जैसे पटना में जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, फिर गया जी में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, फिर एक पूर्णिया में बना है, समझ गए। बहुत कम हवाई अड्डा बिहार में हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है बिहार में कई सारे हवाई अड्डे भी जो है आपको बनाए जाएंगे। तो उसी के लिए जो है एक और नए विभाग नागर विमानन विभाग का भी जो है बिहार में सृजन किया जाएगा। तो आपसे यहां पर करंट के संदर्भ में एक प्रश्न बनता है, हाल ही में बिहार सरकार ने कौन से 3 नए विभाग बनाने की घोषणा किया है? तो उसका उत्तर हो जाएगा आपको युवा रोजगार एवं कौशल विकास, दूसरा उच्च शिक्षा और तीसरा नागर विमानन, तो हाल ही में बिहार सरकार ने कौन से 3 नए विभाग सृजन करने की घोषणा किया है? युवा रोजगार एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा और नागर विमानन,
इसके बाद खेल, एशियाई खेल, सहदेव यादव दल प्रमुख होंगे। देखिए बाबू, एशियाई खेल, एशियाई खेल, एशियाई खेल की अगर हम लोग बात करें तो इसको एशियाड भी कहा जाता है, एशियाड, एशियाड भी कहा जाता है। देखिए बाबू, एशिया महादेश, एशिया महादेश, एशिया महादेश, एशिया महादेश के जो प्रमुख देश है आप सब लोग जानते हैं, 7 महादेश है मुख्य तौर पर, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। उसमें एशिया महादेश के जो जो भी प्रमुख देश है उन देशों में खेलों के प्रति लोगों में प्रतिस्पर्धाएं हो, लोगों में जागरूकता हो, इसी के मद्देनजर एशियाई खेल की शुरुआत वर्ष 1951 ईस्वी से हुई है। एशियाई खेल की शुरुआत अगर देखी जाए तो एशियाई खेल की शुरुआत वर्ष 1951 ईस्वी से हुई है, 1951। और पहली बार एशियाई खेल 1951 ईस्वी में भारत में ही हुआ था, भारत के नई दिल्ली में हुआ था, भारत के नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में। और ये जो एशियाई खेल है, एशियाई खेल का जनक गुरुदत्त सौंधी को माना जाता है, गुरुदत्त सौंधी, गुरुदत्त सौंधी जो कि भारत के एक प्रमुख शिक्षाविद थे, उनका संबंध खेल से भी था, खेल में भी उनकी रुचि थी। तो जो बाबू आपको गुरुदत्त सौंधी थे, गुरुदत्त सौंधी थे, गुरुदत्त सौंधी की अगर हम लोग बात करें तो गुरुदत्त सौंधी को जो है एशियाई खेल का जनक माना जाता है, गुरुदत्त सौंधी को एशियाई खेल का जनक माना जाता है। और एशियाई खेल में भी कई सारे प्रतियोगिता का आयोजन एक साथ होता है। जैसे आप ओलंपिक के बारे में जानते होंगे, राष्ट्रमंडल खेल के बारे में जानते होंगे। जो ओलंपिक गेम होता है, अगर हम लोग ओलंपिक गेम की बात करें तो वहां पर कई प्रकार के खेल एक साथ खेले जाते हैं। टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, तैराकी हो गया, फिर दौड़ हो गया, सब एक साथ होता है। तो उसी प्रकार से जो है आपको एशियाई खेल में भी मतलब कई प्रकार के गेम खेले जाते हैं। और साथ ही साथ जो है जिस प्रकार ओलंपिक खेल के बारे में आप जानते होंगे कि ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है, उसी प्रकार अगर देखा जाए एशियाई खेल का भी आयोजन जो है आपको प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर ही होता है। पहली बार एशियाई खेल वर्ष 1951 ईस्वी में हुआ है, भारत में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। और उसके बाद प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर जो है एशियाई खेल का आयोजन होता हुआ आया है, जिसमें अगला एशियाई खेल अगर देखा जाए बाबू तो 2026 में जापान के नागोया में होना है। 2026 में एशियाई खेल का आयोजन जो है जापान के नागोया में होना है, जापान के नागोया में होना है 2026 में। 2026 में, अभी 2025 चल रहा है, 2026 में जापान के नागोया में एशियाई खेल होना है। तो 2026 में जापान के नागोया में जो एशियाई खेल होने हैं उसमें भारतीय दल जो एशियाई खेल में भाग लेने के लिए जाएगा उसमें दल का प्रमुख जो है आपको सहदेव यादव होगा। दल का प्रमुख कौन होगा? सहदेव यादव। दल का प्रमुख कौन होगा? सहदेव यादव। वही न्यूज है, ये भी आज का ही न्यूज है। भारतीय ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष और भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष, यानी भारतीय ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष और भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव, यानी जो सहदेव यादव है वो भारतीय ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष है तथा भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष हैं। सहदेव यादव को अगले वर्ष होने वाले एशियाई खेलों के लिए दल प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये खेल 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक जापान के आइची नागोया में होंगे, यानी सितंबर अक्टूबर 2026 में इसका आयोजन जापान के नागोया में होगा। भारत के सबसे सफल पुरुष टेबल टेनिस खिलाड़ी अजंता शरत कमल दल के उप प्रमुख होंगे। अगर भारतीय दल के प्रमुख एशियाई खेल में सहदेव यादव होंगे तो उप प्रमुख जो है आपको अजंता शरत कमल होंगे।
शरद खेल मंत्रालय द्वारा बनाई गई 15 सदस्यीय समिति का हिस्सा होंगे जो इन खेलों की तैयारियों की निगरानी करेगी। तो यहां पर दो से तीन करंट बनता है। एक करंट यह बनता है कि एशियाई खेल 2026 में कहां होना है। तो एशियाई खेल 2026 में जापान के नागोया में होना है। कहां होना है? जापान के नागोया में होना है। और दूसरा करंट यह बनता है कि 2026 में जापान के नागोया में जो एशियाई खेल होना है उसमें भारतीय दल के प्रमुख कौन होंगे? सहदेव यादव भारतीय दल के प्रमुख कौन होंगे और उप प्रमुख कौन होंगे? अचंता शरद कमल। उप प्रमुख कौन होंगे? शरद कमल। ये दो करंट हो गया, 2 से 3 करंट हो गया। इसके बाद अब यहां पर स्टैटिक बनता है। एशियाई खेल की शुरुआत कब से हुई है? तो वर्ष 1951। एशियाई खेल का जनक किसे माना जाता? गुरुदत्त सौंधी। पहली बार एशियाई खेल 1951 में कहां हुआ था? नई दिल्ली में। कहां हुआ था? नई दिल्ली में। और जिस प्रकार ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है, उसी प्रकार एशियाई खेल का भी आयोजन जो है आपको प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर ही होता है। और 2026 से पहले 2022 में एशियाई खेल का आयोजन जो है चीन के हांगझाऊ शहर में हुआ था। तो 2026 में जिस प्रकार से जापान के नागोया में होना प्रस्तावित है, 2022 का जो है एशियाई खेल चीन के हांगझाऊ शहर में हुआ था। हांगझाऊ शहर में हुआ था। चीन के हांगझाऊ शहर में जो है आपको 2022 में एशियाई खेल का आयोजन हुआ था। समझ गए ना? तो ये आपको एशियाई खेल के बारे में हो गया। तो करंट में क्या याद रखना है, स्टैटिक्स में क्या याद रखना है, हमने आपको स्पष्ट कर दिया है। तो हर चीज जो है हम आपको स्पष्ट करते हुए जा रहे हैं। थोड़ा बहुत अपना हाथ पैर भी चलाते रहिए। समझ गए ना? हाँ, मत चलाइए, मेरा क्या लीजिएगा, मेरा कोई किसी का कुछ लेता है जी। हाँ, सत्यनारायण भगवान का हम कहानी कह रहे हैं, कथा। अंतिम में दूधू को दाना मिश्री का दे देंगे, लेके चल जाना। ठीक है ना? लगता है नया नया पढ़ने आई है। 1 अगस्त से पढ़ा रहे हैं तुम लोग को। बताओ यार, 1 अगस्त, पूरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीना हो गया। 4 महीना में कुछ नहीं समझ में आया। चलिए आगे आइए बाबू, आगे आइए। अब देखिए बाबू, आपको रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय भारत के राजकीय दौरा पर 4 दिसंबर को आया। 4 को ठहरे, शाम के समय आए थे। फिर 5 को ठहरे और 5 के रात में वापस रिटर्न हो गए। लगभग उनका 30 घंटा का यात्रा था। 30 घंटा का भारत का यात्रा था उनका। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर को 2 दिवसीय भारत के राजकीय दौरा पर आए। इस दौरान आपको भारत और रसिया के बीच 15 समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। भारत और रसिया के बीच अगर देखा जाए तो 15 समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। 15 समझौता पर हस्ताक्षर हुआ दोनों देशों के बीच, जिसमें ऊर्जा हो, रक्षा हो, ईंधन हो, इन सभी मसलों पर दोनों देशों के बीच जो है आपको समझौता हुआ। दोनों देशों के बीच जो है आपको समझौता हुआ। और इस दौरान कुछ चीजें विवाद में भी रही। एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की इच्छा थी कि वो भी मिले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, लेकिन उन्हें इस प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं मिला। और राहुल गांधी ने यह कहा भी था कि
मनमोहन जी के समय, अटल जी के समय यह परंपरा रही है कि जो विदेशी मेहमान आते थे उससे एलओपी भी मिल सकते थे, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा में विपक्ष के नेता भी मिल सकते थे। मतलब इस प्रकार का आरोप लगाया गया है। तो ठीक है, ये तो आरोप प्रत्यारोप अलग चीज है, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने से एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे विश्व को गया है। और इस दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक हिम्मत दिखाई। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या हिम्मत दिखाई? देखिए, भारत का जो विदेश नीति रहा है, भारत का विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाला रहा है। आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 को पढ़िए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 को पढ़िए। अनुच्छेद 51 एक प्रकार से भारत के विदेश नीति को संदर्भित करता है, और भारत का जो विदेश नीति रहा है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाला रहा है। तो अभी रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है पिछले कई वर्षों से, उसको लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत दिखाते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यह आग्रह किया कि यूक्रेन के साथ जो युद्ध लड़ा जा रहा है उसे शांतिपूर्वक समाप्त करने का प्रयास किया जाए, उसे शांतिपूर्वक समाप्त करने का वार्ता के जरिए जो है प्रयास किया जाए। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निश्चित तौर पर दबाव में नहीं आए, और अमेरिका का जो अभी टेरिफ चल रहा है, अमेरिका को भी एक नया मैसेज मिला है। और रूस, जहां तक रूस का सवाल है, रूस भारत का पुराना साथी रहा है, रूस भारत का पुराना साथी रहा है, पुराना दोस्त रहा है। जब आपको भारत पाक युद्ध 1965 के दौरान, भारत पाक युद्ध 1971 के दौरान अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था, तो रसिया भारत का समर्थन कर रहा था, रसिया भारत का समर्थन कर रहा था। भारत और रूस का जो रिश्ता रहा है वो दोस्ती वाला रहा है, मैत्रीवत रहा है, और काफी पुराना रिश्ता रहा है दोनों देशों के बीच। और जहां तक अमेरिका से रिश्ता का सवाल है, देखिए अमेरिका में कैसी अर्थव्यवस्था है, जैसे भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सब चीज लाभ के लिए ही किया जाता है। तो अमेरिका की मानसिकता जो है पूंजीवादी वाला है, व्यापारी वाला है। जिधर अमेरिका व्यापारिक लाभ देखेगा उधर वो सटेगा। अमेरिका किसी का नहीं है। लेकिन रसिया ने देश की आजादी से लेकर आज तक जो भारत के साथ दोस्ती के संबंध का निर्वहन किया है वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। और आपको उस दौरान रूसी राष्ट्रपति के द्वारा भी कुछ बातें कही गई। जैसे रूसी राष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने कहा सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर काम पुतिन। देखिए तमिलनाडु में एक कुडनकुलम ऊर्जा संयंत्र है, तमिलनाडु में एक कुडनकुलम ऊर्जा संयंत्र है, उसी को लेकर के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन स्टेटमेंट दिए हैं। तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा पढ़ते हैं हम। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा और ईंधन के क्षेत्र में सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। दोनों देश परमाणु ऊर्जा की दिशा में काम कर रहे हैं। रूस भारत में सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना पर काम कर रहा है। यानी भारत में सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की दिशा में रूस जो है काम कर रहा है। इसके अलावा दोनों देश स्मार्ट मॉड्यूलर
रिएक्टर और तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। दोनों देश दवा और कृषि क्षेत्र में भी न्यूक्लियर तकनीक के इस्तेमाल पर काम कर रहे हैं। पुतिन ने कहा, भारत रूस इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक रूट कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा उच्च स्तरीय तकनीक, औद्योगिक क्षेत्र, मशीन उत्पादन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष और अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में साझेदारी को नया आयाम दिया जाएगा। रूस भारत के घरेलू उत्पादन क्षेत्र में अपनी भागीदारी को बढ़ाएगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत रूस उत्पादों का निर्माण करेगा, जिसे दोनों देशों के हॉलमार्क के तौर पर देखा जाएगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की भी चर्चा अपने भाषण में की थी। जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। तो उन्होंने अपने भाषण में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की चर्चा किया था। तो यहां पर अब जो भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो आपको चर्चा में आ गया है, जीएस का पार्ट है। ज्योग्राफी के अंतर्गत आप पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के अंतर्गत बाबू आप इस चीज को पढ़ते हैं, मानचित्र जैसे कि आपको भारत का जो प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की अगर हम लोग बात करें तो तारापुर है जो कि महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि महाराष्ट्र में है। इसके अलावे आपको जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात पुतिन ने किया था वो जो है आपको तमिलनाडु में है। कहां है? तमिलनाडु में। फिर कर्नाटक की अगर हम लोग बात करें तो कर्नाटक में केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। फिर उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, फिर राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान में रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। फिर हम लोग गुजरात की बात करें तो गुजरात में काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है, केगा कर्नाटक में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, काकरापारा गुजरात में है, रावतभाटा राजस्थान में है और नरोरा उत्तर प्रदेश में है। ये सब भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ये सब चर्चा में कुडनकुलम की वजह से आया है। तो हो सकता है जीएस में जो है आपको ये सब पूछ दे, तो आपको जो है इन चीजों को याद रखना है। अब देखिएगा बाबू, आप यहां पर एक दो चीज और, ये अहम समझौते हुए हैं, जो अहम समझौते हुए हैं थोड़ा सा देखिए, और क्या याद रखना है स्टैटिक में क्या करंट में, वो बात तो लास्ट में हम आपको बोलिए देते हैं, ठीक है ना। पहला, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में शोध एवं विशेषज्ञों का आदान प्रदान किया जाएगा। दूसरा, पोलर वाटर में शिपिंग के प्रशिक्षण के लिए दोनों देशों के बीच समझौता। तीसरा, भारत और रूस समुद्र में मिनरल की खोज के लिए मिलकर काम करेंगे। चौथा, मुंबई विश्वविद्यालय और लोमोनोसोव विश्वविद्यालय के बीच अकादमिक समझौता। इसके बाद पांचवा, श्रमिकों के रोजगार के लिए रूस जाने की प्रक्रिया आसान होगी। दूसरा, अवैध प्रवेश रोका जाएगा। छठा, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए दोनों देशों की कस्टम एजेंसियों के बीच भी सहमति बनी है। सातवां, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का रूसी एजेंसी के साथ उपभोक्ता सुरक्षा को लेकर सहमति बनी। आठवां, एक दूसरे देशों में पत्र भेजने के लिए भारत और रूस की डाक एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाया जाएगा। नौवां, यूरिया उत्पाद को लेकर राष्ट्रीय केमिकल और रूसी एजेंसी में समझौता, भारत में संयुक्त उपक्रम में यूरिया उत्पादन होगा। 10वां, पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी तथा रूस के रक्षा संस्थान के साथ शोध समझौता। तो ये जो है आपको तमाम अहम समझौता हुए। इसके बाद आपको अगर देखा जाए तो भारत और रूस ने अमेरिकी टैरिफ से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी मजबूत करने को पंचवर्षीय योजना पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा कि यूक्रेन में जारी युद्ध को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए। और ये एक खास बात है, भारत जल्द ही
रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का निःशुल्क ई पर्यटक वीजा तथा 30 दिन का समूह पर्यटक वीजा शुरू करेगा। पुतिन ने संकेत दिया कि रूस भारतीय उत्पादों के लिए अपने बाजार को और सुलभ बनाएगा। छोटे एवं मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर के निर्माण में सहयोग बढ़ाने पर विचार होगा। ये सब अहम समझौते हुए भारत और रसिया के बीच। फिर इसके बाद भारत को सुखोई 57 बनाने का प्रस्ताव दिया। भारत को सुखोई 57 बनाने का प्रस्ताव दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर रक्षा सौदे पर सबकी निगाहें टिकी रही। हालांकि सरकार ने ऐसे किसी भी समझौते की घोषणा नहीं की। वही रूस की समाचार एजेंसी तास का दावा है कि रूस ने भारत में 5वीं पीढ़ी का सुखोई 57 स्टील फाइटर जेट बनाने का प्रस्ताव दिया। हाईटेक इंडस्ट्रियल उत्पादों के निर्माण पर नजर रखने वाली रूसी एजेंसी रोस्टेक के सीईओ सेरेगी केमजोव ने यह दावा किया। तो अब यहां पर करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो क्या याद रखना है, और स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या याद रखना है। एक तो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला प्रश्न, करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बात हाल के दिनों में 4-5 दिसंबर 2025 को भारत के 2 दिवसीय राजकीय दौरा पर कहां के राष्ट्राध्यक्ष आए और उनका नाम क्या था? रूस के राष्ट्राध्यक्ष आए और उनका नाम था व्लादिमीर पुतिन। पहली बात। दूसरी बात, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राजकीय दौरे के दौरान भारत और रसिया के बीच कितने समझौता पर हस्ताक्षर हुए? 15। कितने समझौता पर हस्ताक्षर? 15 समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। इसके बाद करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको परमाणु ऊर्जा संयंत्र, एक चीज यह कि आपको भारत में सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो रूस के मदद से बनाया जा रहा है। करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखिएगा। तो भारत का जो सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, वो किस देश के सहयोग से बनाया जाता है? भारत का जो सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कौन है? आपको कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, वो किस देश के सहयोग से किसके सहयोग से? किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। इसके अलावा जो अन्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको याद रखना है, स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। इसके अलावा करंट पॉइंट ऑफ व्यू से सुखोई 57 क्या है? सुखोई 57 क्या है? करंट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। इस टाइप के चीज आपके बिहार दरोगा एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप क्वेश्चन बैंक को अच्छे से एनालिसिस किए होंगे तो आप देखे होंगे। तो सुखोई 57 की अगर हम लोग बात करें तो जो सुखोई 57 है यह आपको स्टील फाइटर जेट है, एक प्रकार का फाइटर जेट है, एक प्रकार का। सुखोई 57 क्या है? एक प्रकार का फाइटर जेट है। क्या है? फाइटर जेट। सुखोई 57 क्या है? क्या है? फाइटर जेट है। इसके बाद करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात याद रखना है, भारत हाल ही में इस देश के नागरिकों के लिए 30 दिन का निःशुल्क ई पर्यटक वीजा तथा 30 दिन का समूह पर्यटक वीजा शुरू करेगा। रूस ना? कौन सा? रूस ना। चलिए इसके बाद करंट पॉइंट ऑफ व्यू से मुंबई विश्वविद्यालय और रूस के किस विश्वविद्यालय के बीच अकादमिक समझौता हुआ है? लोमोनोसोव। तो भारत के मुंबई विश्वविद्यालय और रूस के किस विश्वविद्यालय के बीच अकादमिक समझौता हुआ है? लोमोनोसोव। कौन सा विश्वविद्यालय? लोमोनोसोव। और इसके बाद स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कहां है? पुणे में। कहां है? पुणे में। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कहां है आपको? पुणे में। तो इस टॉपिक में जो है ये सब चीज बाबू आपको याद रखना है। कितना कुछ निकल के आया, 5-7 पॉइंट निकल करके आया ना जी। चलिए ठीक है। अब ये तो आपको पेपर की बात हो गई, हाल फिलहाल की बात हो गई, पेपर की बात हो गई। इसके बाद बिहार दे दिया है।
कैसे कैसे लगाया है। चलिए, तो ये तो पेपर के करंट की बात हो गई। ये करंट की अगर हम लोग बात करें तो ये करंट जो है आजकल का है, एक दो दिन का करंट है ये, समझ गए। इसके बाद आपको जो करंट का बुक अभी प्रकाशित किए हैं उसमें एक टॉपिक है 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2025। 18वां वन स्थिति रिपोर्ट 2023, सॉरी 2023। तो करंट के बुक में जो एक टॉपिक है, करंट के बुक में कुछ टॉपिक हम पहले आपको करवा चुके हैं, उसमें अब करंट के बुक का एक टॉपिक हम आपको करवाने जा रहे हैं 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। तो अभी भी करंट ही चल रहा है। करंट के बाद जो है हम लोग बिहार करेंगे, फिर स्टेटिक्स करेंगे, ठीक है। तो अभी भी जो है आपको करंट ही चल रहा है, बुक से अब करंट पढ़ा रहे हैं, बुक में है। देखिए बाबू, वन स्थिति रिपोर्ट आपको, जहां तक इस टॉपिक का सवाल है, इस टॉपिक का संबंध करंट, करंट के साथ साथ इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट के साथ साथ ज्योग्राफी, इन तीनों चीजों से है। तो एक तो जो यह रिपोर्ट है वन स्थिति रिपोर्ट, यह रिपोर्ट 1987 ईस्वी से जारी हो रहा है। 1987 ईस्वी से यह रिपोर्ट जो है बाबू आपको जारी हो रहा है। और यह रिपोर्ट अगर देखा जाए तो प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जारी होता है, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जो है आपको जारी होता है। और इस रिपोर्ट में क्या बतलाया जाता है पता है? इस रिपोर्ट में यह बतलाया जाता है कि वन कितने प्रतिशत भूभाग पर है। वन वन कितने प्रतिशत भूभाग पर है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है, फॉरेस्ट है, वृक्षावरण है, कितने प्रतिशत भूभाग पर वृक्षावरण है, वृक्ष कितने प्रतिशत भूभाग पर लगे हुए हैं। देखिए बाबू, वन, फॉरेस्ट, जंगल, पेड़ पौधा। देखिए जैसे हमारा शरीर है, मानव शरीर है, मानव शरीर के लिए जितना जरूरी किडनी है, लीवर है, उतना ही जरूरी फेफड़ा भी है। फेफड़ा है ना मानव शरीर में। अगर आपका फेफड़ा निकाल लिया जाए आप बच जाइएगा? नहीं बचिएगा, मर जाइएगा। मानव शरीर के लिए जो काम फेफड़ा करता है, मानव शरीर के लिए जो काम फेफड़ा करता है, वही काम पर्यावरण के लिए वन करता है, वन करता है। और वन होना जरूरी है, जरूरी नहीं बहुत जरूरी है वन होना। वन होना जरूरी है और वन होना बहुत जरूरी है। पर्यावरणीय संतुलन बनी रहे, पर्यावरणीय संतुलन बनी रहे, पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने को लेकर पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल के 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। पर्यावरणीय संतुलन बनी रहे, उसको लेकर पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल के 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। अब जैसे भारत है, तो भारत में पर्यावरणीय संतुलन बनी रहे, भारत में पर्यावरणीय संतुलन बनी रहे, इसको लेकर भारत के कुल क्षेत्रफल के 33% भूभाग पर वन होनी चाहिए। क्या भारत के 33% भूभाग पर वन है? इसका उत्तर है नहीं। भारत के 33% भूभाग पर वन नहीं है, नहीं है। और वन नहीं है, इसी वजह से वृक्षारोपण सब किया जाता है। विभिन्न अवसर पर जो है वृक्षारोपण किया जाता है, वन महोत्सव मनाया जाता है, वन महोत्सव मनाया जाता है।
वृक्षारोपण और वन महोत्सव के जरिए लोगों को वन के प्रति जागरूक किया जाता है, लोगों को वन लगाने को लेकर प्रेरित किया जाता है। और देखिए, वनों की कटाई से अगर देखा जाए, आप देख रहे होंगे तापमान में वृद्धि हो रही है। गर्मी के दिन में आप देखते होंगे कितना तापमान में वृद्धि हो जाता, कितना ज्यादा गर्मी लगता है, कितना कड़ा धूप होता है। वनों का कटाई भी एक रीजन है। वनों का कटाई तापमान में वृद्धि का एक रीजन है। वनों की कटाई से मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन यानी मृदा के ऊपरी परत का विनाश। और मृदा अपरदन कृषि को प्रभावित करता है, और मृदा अपरदन को रोकने के लिए वन लगाया जाता है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए वन लगाया जाता है। तो अगर आप देखेंगे, आजाद भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 ईस्वी में आई है। आजाद भारत की जो प्रथम वन नीति है, आजाद भारत की प्रथम वन नीति वर्ष 1952 ईस्वी में आई है। और 1952 के राष्ट्रीय वन नीति में संशोधन 1988 में हुआ है। 1952 के राष्ट्रीय वन नीति में संशोधन अगर देखा जाए तो 1952 के राष्ट्रीय वन नीति में संशोधन जो है आपको 1988 ईस्वी में हुई है। और उस संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि भारत के कुल क्षेत्रफल के 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। इसको लेकर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, NHAI सब अपना अपना पहल कर रहा है। आप देख रहे होंगे, जब आप NH से गुजरते होंगे तो NH के बगल में जो है वृक्ष लगा दिया जाता है। तो सरकार के द्वारा तमाम प्रकार के पहल किए जा रहे हैं ताकि जो पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% भूभाग पर वन होना चाहिए, उसको हम लोग प्राप्त कर सके। तो अब यही रिपोर्ट आया है। ये रिपोर्ट आपको जारी अगर देखा जाए तो इस रिपोर्ट का विमोचन जो हुआ है 21 दिसंबर 2024 को हुआ है। 21 दिसंबर 2024 को हुआ है। लेकिन ध्यान दीजिएगा बाबू, आप इसका संबंध इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी से भी है। तो इसी वजह से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, भले ये 2024 का करेंट हो, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है। यही रीजन है कि किताब में हम आपको दिए भी हैं और यही रीजन है कि हम आपको पढ़ा भी रहे हैं। तो इस रिपोर्ट का विमोचन 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया था। और इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारत वन सर्वेक्षण द्वारा प्रति 2 वर्ष पर। पहली बार यह रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुई थी और 2024 में जो यह रिपोर्ट 2023 को लेकर प्रकाशित हुई है, यह 18वीं रिपोर्ट है। अब कुछ मुख्य तथ्य है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल भूभाग का 33% भाग वन होना चाहिए। वर्तमान में 21.76% पर वन है। देखिए बाबू, एक बात समझिएगा, वृक्षावरण और वन, अरे समझिए तो पूरी बात समझिए। वृक्षावरण और वन दोनों को अगर मिला दीजिएगा, वृक्षावरण और वन दोनों को अगर मिला दीजिएगा तब आपको हो जाएगा वनावरण और वृक्षावरण। वनावरण और वृक्षावरण दोनों को अगर मिला दीजिएगा तो तब हो जाएगा 25.17%। 25.17%। कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट में। देखिए एक बात समझिए, वृक्षावरण जैसे मान लिया जाए कोई खेत है, उसमें एगो पेड़ लगा हुआ है, फिर उसके थोड़ा दूर बाद कोई दूसरा खेत है, उसमें एगो पेड़ लगा हुआ है। तो क्या उसको वन कहिएगा? नहीं, वो वनावरण के अंतर्गत नहीं आता है, वो वृक्षावरण के अंतर्गत आता है। यानी वनावरण
यानी वह एरिया जहां पर पूरा वन ही वन है, जंगल ही जंगल है, वृक्ष ही वृक्ष है, पेड़ ही पेड़ है, मतलब पूरी तरीका से वो वनावरण हो गया। अब कहीं पर एगो वृक्ष लगा हुआ है, कहीं पर दूगो लगा हुआ है, एक बहुत डिस्टेंस पर, जैसे गांव घर में आप देखते होंगे, गांव घर में आप देखते होंगे कि लोग अपने खेत में 4 गो आम का वृक्ष लगा देता है, तो कि क्या वो वन हो गया? नहीं, वो वन नहीं हुआ, वो वनावरण के अंतर्गत नहीं आता है, वो वृक्षावरण के अंतर्गत आएगा, वो वृक्षावरण के अंतर्गत आएगा। तो जो सरकार का डाटा है, सरकार ने जितने भौगोलिक क्षेत्र को फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत, वनावरण के अंतर्गत घोषित किया है, वह है आपको 21.76%, 21.76%, और वृक्षावरण है 3.41%, और जब दोनों को मिला दीजिएगा तब हो जाएगा 25.17%, 25.17%। तो वनावरण, वृक्षावरण, वनावरण मतलब पूरी तरीका से वृक्ष, मतलब जो है घना वन लगा हुआ है, वो वनावरण हो गया। अब वृक्षावरण, कोई खेत में एगो पेड़ लगा हुआ है, कहीं दूगो पेड़ लगा हुआ, वो वृक्षावरण। बात समझ पा रहे हैं आप? है? तो वनावरण परसेंट है 21.76 और वृक्षावरण परसेंट है 3.41, और दोनों मिलाकर अगर देखा जाए तो 25.17। तो अब यहां पर सुनिए, अगर आपसे पूछा जाएगा भारत के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वनावरण और वृक्षावरण है, तब आंसर हो जाएगा 25.17। अगर पूछेगा भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनावरण है, 21.76, और वृक्षावरण है 3.41, 3 पॉइंट। बात समझ रहे हैं? तो ये है। अब देखिएगा, भारत का वन आवरण 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2023 से पहले यह रिपोर्ट 2021 में आया था। 2021 के रिपोर्ट की तुलना में 2023 में जो वनावरण में वृद्धि हुई है 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। भारत में कुल वृक्षावरण 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.41% है। ये सब बात हम आपको बताए हैं। अब यहां पर देखिएगा, सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य, यानी सबसे ज्यादा वन कहां है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहां है, तो 3 सबसे ज्यादा वनावरण वाले राज्य की अगर हम लोग बात करें तो 1 नंबर में मध्य प्रदेश है, 2 नंबर में अरुणाचल प्रदेश है, 3 नंबर में छत्तीसगढ़ है। तो सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में, दूसरा सबसे ज्यादा वन अरुणाचल प्रदेश में, और तीसरा सबसे ज्यादा वन छत्तीसगढ़ में। सबसे ज्यादा वन कहां, दूसरा सबसे ज्यादा, तीसरा सबसे ज्यादा, पहला सबसे ज्यादा वन, दूसरा सबसे ज्यादा, तीसरा सबसे ज्यादा। अब सबसे कम वन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे कम वन हरियाणा में है। सबसे कम वन कहां है, सबसे कम वन कहां है? फिर पंजाब, गोवा है, इन्हें याद रखना है, लेकिन 3 बड़े जरूर याद रखना है, कम में सिर्फ एक। तो सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश, सबसे कम वन, सबसे कम वन। आगे, सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य, मतलब पहले की तुलना में 2021 की तुलना में 2023 का जो रिपोर्ट आया है वो बताता है कि सबसे ज्यादा वन आवरण में वृद्धि हुआ है मिजोरम में। तो 2023 के रिपोर्ट के अनुसार 2021 की तुलना में 2023 में सबसे ज्यादा वनावरण में वृद्धि कौन राज्य में हुआ है, कौन राज्य में हुआ है? और सबसे ज्यादा कमी मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा कमी मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य, यानी देखिए एक बात समझिएगा, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में है, लेकिन प्रतिशतता के आधार पर देखा जाए तो प्रतिशतता के आधार पर सबसे ज्यादा वन कहां है? मिजोरम में। सबसे ज्यादा वन कहां है? मिजोरम में। फिर सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे ज्यादा है लक्षद्वीप में। सबसे ज्यादा कहां है? लक्षद्वीप में। समझ गए ना?
तो सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य के अनुसार अगर देखा जाए तो उसमें भी जो है आपको मध्य प्रदेश ही है। तो इसको छोड़िए, यहां पर आप याद कीजिए प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य आए, राज्य में सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में। चलिए, इसके बाद जो है ये सब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, ये सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ, मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति। देखिए, आपको मैंग्रोव वनस्पति की हम लोग बात करें तो सामान्य तौर पर जो समुद्र तटीय राज्य है, भारत में समुद्र तटीय राज्य क्या गो? 9 गो न है। तो सामान्य तौर पर समुद्र तटीय राज्य में जो है आपको मैंग्रोव वन मिलेगा, मैंग्रोव वन मिलेगा। तो यहां पर आप देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के आधार पर देश में कुल कच्छ या मैंग्रोव वन 4991.68 किलोमीटर स्क्वायर, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। 2021 की तुलना में मैंग्रोव वन के क्षेत्रफल में 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। भारत में मैंग्रोव वन कुल 12 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा है आपको पश्चिम बंगाल में, सबसे ज्यादा आपको कहां है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और आपको जो नया रिपोर्ट आया है उसके अनुसार अगर देखा जाए सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति में वृद्धि वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है आंध्र प्रदेश। कौन है आपको? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति में कमी वाले राज्य है गुजरात। भारतीय वन सर्वेक्षण, इसकी स्थापना 1 जून 1981 को हुई है। इसका मुख्यालय उत्तराखंड में है। इसके महानिदेशक अनूप सिंह है, अनूप सिंह है। फिर भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है और इसकी स्थापना हुई है 1890 में, 1890 में। तो अब यहां पर जो है थोड़ा सा इसको जो है हम लोग याद कर लेते हैं और इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? बताइएगा, भारत वन रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुआ है? 1987 में। आजाद भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब आई है? 1900। इसमें संशोधन कब हुआ है? 1900। और कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए? आए? कितना परसेंट? अच्छा, भारत का वन आवरण कितना वर्ग किलोमीटर में? 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। भारत का वन आवरण कितना किलोमीटर में? 7,15,343 वर्ग किलोमीटर में, जो कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट? 21.76%। 2021 के रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में वृद्धि कितना वर्ग किलोमीटर की हुई? 156। वन आवरण कुल कितना परसेंट? 21.76। वृक्षावरण 3.4। कुल वन 25 सर्वाधिक वन वाला राज्य, सबसे कम वन वाला राज्य, सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि वाला राज्य, सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान वाला राज्य मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य, सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक वन एवं वृक्षावरण वाला राज्य मध्य प्रदेश। इसके बाद आगे अगर देखा जाए तो जो रिपोर्ट है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल कितना मैंग्रोव वन है? 4,991.68 किलोमीटर स्क्वायर। और 2021 की तुलना में मैंग्रोव वन में कितना की कमी हुई है? कितना की कमी हुई है? कितना की कमी हुई है? सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कौन राज्य में? सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन 2023 के रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति में वृद्धि वाला राज्य, वृद्धि वाला राज्य। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई है? 1 जून 1981। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां है? कोलकाता। अब देखिएगा बाबू, अब जब रिपोर्ट आया था तो बिहार पर भी रिपोर्ट आया था, तो बिहार पर रिपोर्ट आया था तो थोड़ा सा बिहार के विषय में भी हम लोग जान लेते हैं। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023, यह भी जारी भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा ही प्रति 2 वर्ष पर किया जाता है। मंत्रालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
बिहार में वन आवरण संबंधी आंकड़े। 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का वन आवरण 7,532.45 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% है। 8% है। बिहार बताइए कितना पीछे है। होना चाहिए 33%, बिहार में मात्र लगभग 8% के आसपास है। तो हम सभी लोगों को जो है वृक्ष सब लगाना चाहिए। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में 129.19 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ये सुखद खबर है कि पहले की तुलना में, जो पहले तो 7% ही हुआ करता था, लेकिन अब बढ़ा है, तो हम लोग 8% पर आ गए हैं। अब सर्वाधिक वनावरण वाला जिला अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वन कैमूर में है। सबसे ज्यादा वन कैमूर में है। सबसे कम वन शेखपुरा में है। प्रतिशतता के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कैमूर में है, इसके बाद सबसे कम शेखपुरा में है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि बिहार में क्षेत्रफल और प्रतिशतता दोनों आधार पर सबसे ज्यादा वन कैमूर में है और सबसे कम वन शेखपुरा में है। सबसे कम वन कहां है? शेखपुरा में। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि वनों में हुई है भागलपुर में। कहां हुई है? भागलपुर में। और सर्वाधिक कमी हुई है कैमूर में। सर्वाधिक कमी हुई है कैमूर में। कैमूर में। इसके बाद अगर आगे देखा जाए तो आगे जो है ये सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। फिर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट है, ठीक है ना। बिहार के संदर्भ में इतना ही 2 4 5 बात याद रखना, उसके अलावा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। पहली बात बताइए, 2023 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने वर्ग किलोमीटर में वन है? 7,532.45 वर्ग किलोमीटर। 2023 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने भूभाग पर वन है, जो कि कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2021 की तुलना में वनावरण में कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई? 129.19 वर्ग किलोमीटर। बिहार में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य, सबसे कम वनावरण वाला, सर्वाधिक प्रतिशतता वन, सबसे कम प्रतिशत। 2021 के रिपोर्ट की तुलना में सर्वाधिक वन वृद्धि वाला राज्य, सबसे कम बस इतना ही याद रखना है, ठीक है ना। करेंट बस इतना रहने दीजिए, ठीक है। और इसके बाद एक बात सुन लीजिए, कल भी करंट का क्लास करवाएंगे और कल जो है आपको बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, कल का टॉपिक है बजट और आर्थिक सर्वेक्षण। दोपहर में 12:30 से जो है करंट का क्लास कल भी होगा और बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है ना। तो शुरुआती जो 6 टॉपिक है ना, उसको प्रयास कर रहे हैं आज से कल तक में खत्म कर देने का, कल तक में खत्म कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, अब करंट हो गया, अब करंट को रोक देते हैं, ठीक है ना। करंट बहुत पढ़ लिए ना जी, पढ़ लिए ना करंट, करंट बहुत पढ़ लिए। अब चलिए, अब हम लोग देखेंगे बिहार। करंट का सेशन खत्म, अब बिहार। बिहार बिहार देखिए बाबू, बिहार समझिए। बिहार का जहां तक सवाल है, आपको अभी बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। अभी बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए हैं और विधानसभा का चुनाव एक प्रकार का राजनीतिक घटनाक्रम है, राजनीतिक घटनाक्रम है। और इसलिए हम लोगों को बिहार के राज व्यवस्था को पढ़ना है। बिहार की राज व्यवस्था की शुरुआत कर रहे हैं हम। बिहार की राज व्यवस्था, बिहार जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, पिछले दिन बिहार में हम आपको क्या पढ़ाए थे, कुछ याद है? क्या है? बिहार विधानसभा चुनाव, पंचायती राज, हाँ पंचायती राज, वो भी बिहार के राज व्यवस्था का ही टॉपिक है। सुनिए, देखिए बिहार, बिहार जो हम लोग पढ़ते हैं ना बाबू, बिहार के अंतर्गत अगर देखा जाए तो बिहार के अंतर्गत हम लोगों को बिहार के इतिहास को पढ़ना होता है, बिहार के कला और संस्कृति को पढ़ना होता है,
कला और संस्कृति को पढ़ना होता है, फिर बिहार के भूगोल को पढ़ना होता है, फिर बिहार के राज्य व्यवस्था को पढ़ना होता है, फिर बिहार की अर्थव्यवस्था को पढ़ना होता है, बिहार की अर्थव्यवस्था को पढ़ना होता है, फिर बिहार के पर्यटन को पढ़ना होता है, बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व को पढ़ना होता है। बिहार का किताब संस्थान में जो भी बच्चा पढ़ रहे होंगे उन सब के पास बिहार का किताब होगा, क्योंकि 5 सितंबर शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर सब बैच में बच्चा को दिए थे, हम नहीं दिए थे, सबके पास होना चाहिए। वो बिहार का बुक आप देखिएगा, हाँ ई वाला बुक है, हाँ हाँ ई वाला बुक है आपके पास, लिखने का कोई जरूरत ना है। बुक आपके पास है तो लिखने का कोई जरूरत आपको ना है, समझ गए ना। अब बुक ना है तो आप अपना लिखते रहिए, बुक है तो लिखने का कोई जरूरत ना है। अब इसमें अगर देखा जाए बाबू, तो इसमें जो है हम आपको जो पढ़ाना शुरू करेंगे, हम आपको स्पष्ट कर दे कि इसमें हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे क्या, इस बुक में पेज नंबर 61 और पेज नंबर 61 में है बिहार की राज्य व्यवस्था। पेज नंबर 61 में क्या है बाबू, आपको बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार की राज्य व्यवस्था। पेज नंबर 61 पलट लीजिएगा, बिहार की राज्य व्यवस्था हम पढ़ाएंगे। बिहार हम इसी बुक से पढ़ाएंगे और हम शुरू कर रहे हैं बिहार की राज्य व्यवस्था। बिहार की राज्य व्यवस्था छोटा टॉपिक है। बिहार का राज्य व्यवस्था जब खत्म हो जाएगा तब बिहार का भूगोल पढ़ाएंगे, और बिहार का भूगोल जब खत्म हो जाएगा तब हम आपको बिहार का इतिहास पढ़ाएंगे, बिहार का इतिहास पढ़ाएंगे। इतिहास थोड़ा बड़ा है, समझ गए ना, और राज्य व्यवस्था और भूगोल कम कम है, तो इसी वजह से राज्य व्यवस्था को पहले पढ़ा देते हैं। और बिहार में चुनाव भी हुए हैं, इसी वजह से राज्य व्यवस्था को पहले पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद जो है भूगोल, फिर इतिहास, और फिर अर्थव्यवस्था तथा अन्य चीजों को जो है हम लोग देखेंगे। तो बिहार की राज्य व्यवस्था देखिए, आपको राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, यानी बिहार के राजनीति के बारे में एक प्रकार से जानना है। और पॉलिटी विषय आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? पॉलिटी में हम लोगों को क्या पढ़ना होता है? पॉलिटी में हम लोगों को भारत के संविधान के बारे में पढ़ना होता है। पॉलिटी में हम लोगों को भारत के संविधान के बारे में पढ़ना होता है। और जब आप भारत के संविधान को पढ़ते हैं तो फिर आपको अगर देखा जाए राज्यों के गठन के बारे में पढ़ना होता है, फिर उसके बाद मौलिक अधिकार, नागरिकता, फिर उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फिर राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, हाई कोर्ट, पंचायती राज, इन सभी चीजों को हम लोगों को पढ़ना होता है, इन सभी चीजों को पढ़ना होता है। तो देखिए बाबू, सबसे पहले हम लोग बिहार राज्य की बात करते हैं थोड़ा सा, बिहार राज्य के गठन की बात हम लोग करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बिहार राज्य के गठन की बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा, और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सभी चीजों को एक एक करके जो हम लोग देखेंगे। तो हम आपको ये बात स्पष्ट कर दिए हैं कि हम आपको बिहार की राज्य व्यवस्था पढ़ाएंगे। पिछले दिन भी पंचायती राज नगर पालिका पढ़ाए थे, वो भी बिहार की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ही आता है, तो बिहार की राज्य व्यवस्था पढ़ा रहे हैं। जहां तक बिहार राज्य के गठन का सवाल है, जहां तक बिहार राज्य के गठन का सवाल है, बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ है। बिहार का गठन जो है 22 मार्च 1912 को हुआ है। बिहार 22 मार्च 1912 से पहले बंगाल प्रांत का अंग हुआ करता था, बंगाल प्रांत का अंग हुआ करता था, बंगाल।
बिहार पहले बंगाल प्रांत का अंग हुआ करता था, बिहार पहले बंगाल प्रांत का अंग हुआ करता था, बंगाल। आपको तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन, तीसरा दिल्ली दरबार, प्रथम दिल्ली दरबार की अगर हम लोग बात करें तो प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में, द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में और तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911 को, तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911 को हुआ। लड़की सो रही है, मारेंगे दू झापर मुंह लाल हो जाएगा। ये पीसिंग तुम्ही ना है, कोई ना कोई पीसिंग, मुंह तोड़ देंगे हम। कुमारी पूजा सिंह, हाँ हाँ टॉपर है, सोती है, मारेंगे बहुत बार मारेंगे हम, समझी। तुम देखने जाती, तुम उसका असिस्टेंट है क्या, पीए है, पर्सनल असिस्टेंट, तुम्हारी रूममेट है, तुम्हारी रूममेट है, हैं? हाँ रूममेट है तुम्हारा, हैं? हैं? अच्छा, जाइए ना, जाइए, जाइए, भूख लगा हुआ है, जाइए खा के आइए। अभी चलेगा, आज हम रात भर पढ़ाएंगे। हाँ, आज रात भर क्लास चलेगा आज। ज्यादा बकने का नहीं है, ठीक है, ज्यादा आदेश देने का नहीं है हमको, समझे ना। पढ़ने आए आराम से पढ़िए, अब पढ़ाइए, अब बात कीजिए, वो मेरा काम है, आपका काम नहीं है कि हम क्या करेंगे। आदेश तो हम भगवानों का नहीं सुने हैं आज तक। कर्म किए हैं, कर्म, कर्म, ठीक है ना, कर्म, कर्म से ऊपर कुछ नहीं। स्वामी विवेकानंद जी क्या बोले, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही, और उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी ही बोले हैं मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। तो हम मानव सेवा ही ना कर रहे हैं जी, आप लोग को पढ़ा रहे हैं, आप लोग मानव है ना, आपको सेवा दे रहे हैं तो मानव सेवा नहीं हुआ। हाँ सुनिए, मौसी मुंह तोड़ देंगे हम, बड़ी चप्पर चप्पर बोलती है, और टेस्ट में तो नीचे से टॉप करती है। चलिए सुनिए, क्या पढ़ा रहे थे, हाँ देखिए बाबू, 1911 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी महारानी मेरी, 1911 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी महारानी मेरी का आगमन हुआ था। उन्हीं के सम्मान में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911 को हुआ था। और इस तृतीय दिल्ली दरबार के दौरान ही यह घोषणा किया गया कि बंगाल प्रांत का विभाजन होगा और बिहार का गठन होगा। और इस घोषणा के तहत ही बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ। और बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ। बिहार विधिवत रूप से अस्तित्व में, बिहार विधिवत रूप से अस्तित्व में 1 अप्रैल 1912 को आया, 1 अप्रैल 1912 को आया। जब 1912 ईस्वी में बंगाल का विभाजन और बिहार का गठन हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कालखंड है 1910 से 1916। तो बिहार के गठन के समय भारतीय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हुआ करते थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हुआ करते थे। 1912 में जो बिहार बना था उस बिहार में झारखंड भी था, ओडिशा भी था। 1912 में जो बिहार बना था उस बिहार में झारखंड और ओडिशा दोनों था।
आगे चलकर 1912 के बिहार का मतलब है आज का बिहार, झारखंड, ओडिशा तीनों। आगे चलकर बिहार का विभाजन हुआ, जैसे बंगाल का विभाजन हुआ उसी प्रकार से बिहार का विभाजन हुआ। वर्ष 1936 में बिहार का पहली बार विभाजन हुआ और ओडिशा बना। वर्ष 1936 में बिहार का पहली बार विभाजन हुआ और ओडिशा बना। फिर बिहार का दूसरी बार विभाजन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ और फिर झारखंड बना, और फिर झारखंड बना। तो बिहार का विभाजन होकर ओडिशा और बिहार का विभाजन होकर ही झारखंड बना है। तो ये तो बिहार का गठन और बिहार के विभाजन को लेकर बात हुआ। अब याद कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कौन दिल्ली दरबार में बंगाल का विभाजन कर बिहार का गठन करने की घोषणा हुई? तीसरा, कौन दिल्ली दरबार में बिहार का विभाजन कर कौन दिल्ली दरबार में बंगाल का विभाजन कर बिहार के गठन करने की घोषणा हुई? कौन दिल्ली दरबार में? तृतीय दिल्ली दरबार में ना, तृतीय दिल्ली दरबार में ना। चलिए ठीक है। अब बंगाल का विभाजन होकर बिहार कब बना? 22 मार्च 1900, और इसी वजह से बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता। बिहार दिवस कब मनाया जाता? बिहार दिवस कब मनाया जाता? बिहार विधिवत रूप से अस्तित्व में कब आया? 1 अप्रैल 1900। बिहार विधिवत रूप से अस्तित्व में कब आया? 1 अप्रैल 1900। अच्छा, बंगाल का विभाजन होकर जब बिहार बना था तो भारतीय वायसराय कौन थे? भारतीय वायसराय कौन थे? अच्छा, फिर आगे चलकर बिहार का विभाजन हुआ। बिहार का विभाजन जब 1936 में हुआ तो कौन राज बना? ओडिशा ना, ओडिशा ना बना। और बिहार का दूसरी बार विभाजन जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ तो कौन राज बना? कौन राज बना? झारखंड ना। इतना बात याद हुआ? अब देखिए बाबू, ये है अपना बिहार। और बिहार का अगर आप चौहद्दी देखेंगे, बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, इधर उत्तर है, उत्तर में नेपाल, इधर दक्षिण है, दक्षिण में झारखंड, इधर पूरब है, पूरब में पश्चिम बंगाल है और इधर पश्चिम है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। अब बिहार इंटरनेशनल सीमा भी बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। बिहार अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि बिहार नेपाल के साथ सीमा बनाती है, नेपाल के साथ सीमा बनाती है। नेपाल के साथ आपको वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, टोटल बिहार के 38 जिला में से 7 जिला है। बिहार के 38 जिला में से 7 जिला है जो नेपाल के साथ सीमा बनाती है। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, अररिया और किशनगंज, ये तमाम बिहार के 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाती है। अब देखिए बाबू आप कि हम लोग पॉलिटी को जब आप पढ़ेंगे तो पॉलिटी के 5-7 महत्वपूर्ण चैप्टर में एक कार्यपालिका होता है, एक कार्यपालिका होता है, दूसरा विधायिका होता है और तीसरा न्यायपालिका होता है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अगर आप हमसे पॉलिटी पढ़े होंगे कभी भी, किसी भी बैच में पूरा पॉलिटी अगर पढ़े होंगे
कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का मतलब हम आपको समझाए होंगे। कार्यपालिका में कौन आता है, विधायिका में कौन आता है, न्यायपालिका में कौन आता है, ये सब बात हम आपको समझाए होंगे, ये सब बात हम आपको समझाए होंगे। विधायिका, विधायिका का मतलब होता है विधि का निर्माण करने वाली संस्था। शुरू विधायिका से ही कर रहे हैं। विधायिका, विधायिका का मतलब होता है विधि का निर्माण करने वाली संस्था, विधि का निर्माण करने वाली संस्था, विधि का निर्माण करने वाली संस्था, विधि का निर्माण करने वाली संस्था। अगर हम देश स्तर पर देखें तो भारत में विधि का निर्माण करने वाली जो सबसे बड़ी संस्था है, भारत में विधि का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था है संसद। संसद, भारत में विधि का निर्माण करने वाली जो सबसे बड़ी संस्था है संसद। संसद, और संसद को लेकर प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। अनुच्छेद 79 यह कहता है कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद का गठन होता है। संसद का गठन होता है, होता है। तो संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा आता है। जैसे देश स्तर पर विधि का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था संसद है, उसी प्रकार अगर हम लोग बिहार राज्य की राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे हैं और बिहार एक राज्य है, और राज्य स्तर पर अगर देखा जाए तो राज्य स्तर पर विधि बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है राज्य विधान मंडल। राज्य स्तर पर विधि बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है राज्य विधान मंडल। राज्य स्तर पर विधि बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है राज्य विधान मंडल। और अगर राज्य विधान मंडल की बात करें तो राज्य विधान मंडल को लेकर प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में है। अनुच्छेद 168 में है। और अनुच्छेद 168 यह कहता है कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर राज्य विधान मंडल का गठन किया जाता है। तो राज्य विधान मंडल के अंतर्गत राज्यपाल आते हैं, विधानसभा आता है और विधान परिषद आता है। और आप बाबू यहां पर जो विधायिका पढ़ रहे हैं, अगर आप राज्य की विधायिका पढ़ेंगे तो राज्य की विधायिका में आपको, राज्य की विधायिका में आपको विधानसभा और विधान परिषद को पढ़ना होगा। राज्य की विधायिका में विधानसभा और विधान परिषद को पढ़ना होगा। तो यहां पर कुछ बात समझ पा रहे हैं? विधायिका, विधि के निर्माण करने वाली संस्था को क्या कहते? विधायिका। क्या कहते हैं? विधि के निर्माण करने वाली संस्था को क्या कहते? क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। और भारत में विधि का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन है? संसद को लेकर प्रावधान कौन अनुच्छेद में? अनुच्छेद 79 में है। संसद के अंतर्गत कौन कौन आता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य में विधि का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन है? राज्य में विधि का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था राज्य विधान मंडल। और राज्य विधान मंडल के गठन को लेकर चर्चा कौन अनुच्छेद में? अनुच्छेद 100। राज्य विधान मंडल को लेकर चर्चा भारतीय संविधान के कौन अनुच्छेद में? अनुच्छेद 168 में है। और राज्य विधान मंडल के अंतर्गत कौन कौन आता है? राज्यपाल, विधानसभा और, अब देखिए, तो बिहार राज्य की जो विधायिका पढ़ेंगे उसमें विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जब बिहार राज्य की विधायिका को पढ़ेंगे उसमें हम लोग विधानसभा को पढ़ेंगे, और विधानसभा के साथ साथ जो है हम लोग विधान परिषद को पढ़ेंगे। विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद को पढ़ेंगे। फिर दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका, देखिए, कार्यपालिका, कार्यपालिका, काम का पालन, काम का पालन करने वाली संस्था कार्यपालिका कहलाती है, या जो आदेश देती है वही कार्यपालिका कहलाती है। काम का पालन, काम का पालन करने वाली संस्था कार्यपालिका कहलाती है।
केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्यपालिका में राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्री परिषद आता है, उपराष्ट्रपति आते हैं। ये सब लोग क्या करते हैं? ये सब लोग विधायिका द्वारा निर्मित विधि का पालन करवाने को लेकर आदेश देते हैं। और आप देखिए ना, मोदी जी यानी प्रधानमंत्री कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, रात के 8 बजे टेलीविजन पर आकर के घोषणा करते हैं 500,000 का नोट बंद। बंद आदेश दिए, बंद। मोदी जी टेलीविजन पर आकर आदेश देते हैं कल से लॉकडाउन, लॉकडाउन हो जाता है। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये सब कार्यपालिका में आते हैं और ये सब आदेश देते हैं। ये आपसे एक प्रकार से विधायिका द्वारा निर्मित विधि का पालन करवाते हैं, ये सब आदेश देते हैं आपको। जिस प्रकार केंद्रीय स्तर पर कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आते हैं, उसी प्रकार राज्य स्तर पर कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, महाधिवक्ता, ये सब आते हैं, ये सब आते हैं। तो राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, महाधिवक्ता ये सब आते हैं, ये सब आते हैं। इसके बाद न्यायपालिका, न्याय देने वाली संस्था। राज्य में न्याय देने वाली संस्था, राज्य में न्याय देने वाली सर्वोच्च संस्था है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। फिर अधीनस्थ न्यायालय यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो हम लोग बिहार की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को पढ़ेंगे। कार्यपालिका में अगर देखा जाए, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, महाधिवक्ता को पढ़ेंगे। यहां पर हम लोग बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मंत्री परिषद, बिहार के महाधिवक्ता को पढ़ेंगे। फिर विधायिका में बिहार के विधायिका के अंतर्गत बिहार के विधानसभा, विधान परिषद को पढ़ेंगे। और बिहार के न्यायपालिका के अंतर्गत जो है बिहार का जो पटना हाई कोर्ट है और बिहार में जो अधीनस्थ न्यायालय है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बाबू। अब देखिएगा आप, अब देखिएगा आप, देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं राज्यपाल को यानी गवर्नर को, राज्यपाल यानी गवर्नर को। अब हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए हैं कौन चीज? तो अब हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए हैं क्या? राज्यपाल यानी गवर्नर। गवर्नर, गवर्नर। देखिए बाबू, गवर्नर जब आप पढ़ते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 को, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 को, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 की अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। एक राज्यपाल होगा, होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 153 है, अनुच्छेद 153 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो बिहार भी एक राज्य है, बिहार में भी एक राज्यपाल होता है। तो हर राज्य में एक एक राज्यपाल होता है। जैसे आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में अलग राज्यपाल है, बिहार में अलग है, पश्चिम बंगाल में अलग है, हर राज्य में अपना अलग अलग राज्यपाल है। लेकिन एक बात समझिएगा,
जरूरत पड़ने पर एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का कार्यभार संभाल सकता है। जरूरत पड़ने पर एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का कार्यभार संभाल सकता है, संभाल सकता है। आपको जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ है और उसमें संशोधन 1951 ईस्वी से होना शुरू हो गया था। एक संविधान संशोधन हुआ है, 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ, इस 7वां संविधान संशोधन 1956 में यह प्रावधान किया गया था कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यह प्रावधान 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया। इसी वजह से एक राज्यपाल 2 राज्यों का कार्यभार भी संभाल सकता है, संभाल सकता है। अब देखिएगा बाबू, ठीक है, राज्य में राज्यपाल होता है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 को पढ़िए, सॉरी 155 को पढ़िए, सॉरी 155 को पढ़िए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 155 हमें 2 बात की जानकारी देता है। अनुच्छेद 155 हमें पहली इस बात की जानकारी देता है कि राज्यपाल नियुक्त होता है, और अनुच्छेद 155 हमें दूसरी इस बात की जानकारी देता है कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पकड़ो पकड़ो, इसको पकड़ो। सुनिए, काहे आज के बच्चा का रिजल्ट काहे न होता है, काहे न होता है? यही सब तो रीजन है। रीजन है क्या? ठीक है, अरे हम भी तो आदमी है महाराज, हम नहीं थके हैं, आप थक गए तो कैसे सफल हो जाइएगा? दाल भात चोखा है क्या? तो अनुच्छेद 155 हमें 2 बात की जानकारी देता है। एक, राज्यपाल की नियुक्ति होता है, और दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और जानते हैं बाबू, राज्यपाल, अगर हम लोग राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल का जो नियुक्ति होता है, राज्यपाल की नियुक्ति के बाद उसका शपथ ग्रहण होता है। बिहार के राज्यपाल वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान है। आरिफ मोहम्मद खान की नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई होगी, और वो बिहार के राज्यपाल बनकर आए, और आने के बाद कार्यभार संभालने से पहले उन्हें शपथ ग्रहण करना हुआ होगा, और उन्होंने शपथ ग्रहण किया। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है जानते हैं? राज्यपाल का जो शपथ ग्रहण होता है, राज्यपाल को शपथ दिलाया जाता है, राज्यपाल को शपथ दिलाया जाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा आरिफ मोहम्मद खान को शपथ पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाए होंगे। तो राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है। इसके बाद, शपथ ग्रहण के बाद उनके कार्यकाल की शुरुआत होती है, और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उनका कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का होता है। शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का होता है, 5 वर्षों का। लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी राज्यपाल को पद से हटा सकते हैं। 5 वर्ष से पहले भी राज्यपाल को पद से हटा सकते हैं। और एक बात जानिए, राज्यपाल को पद से कैसे हटाया जाएगा, इसको लेकर हमारे संविधान में कोई वर्णन नहीं है। राज्यपाल को पद से कैसे हटाया जाएगा, इसको लेकर हमारे संविधान में कोई वर्णन नहीं है।
जहां तक राज्यपाल का सवाल है, राज्यपाल को राष्ट्रपति हटाते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर। फिर राज्यपाल को जो वेतन मिलता है, राज्यपाल को वेतन राज्य के संचित निधि से मिलता है, राज्य के संचित निधि से मिलता है। और राज्यपाल को कितना वेतन मिलता है? 3.5 लाख, 3.5 लाख राज्य के संचित निधि से राज्यपाल को वेतन मिलता है, राज्य के संचित निधि से राज्यपाल को वेतन मिलता है। और राज्यपाल की अगर हम लोग बात करें, राज्यपाल जो होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल, राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल के कई सारे कार्य है, राज्यपाल के कई सारे कार्य है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। राज्यपाल विधान परिषद के सत्र को बुलाता है, सत्र को बुलाता है। फिर आपको सत्र के शुरुआत में सत्र को संबोधित करते हैं। तो राज्यपाल के ये सब काम होते हैं। अगर हम लोग देखें, आजाद भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम बने, बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम बने। और वर्तमान में बिहार के राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान है। तो ये आपको राज्यपाल के बारे में हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में भी हम लोगों को जानना है, लेकिन बिहार को आज यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, काहे कि आप लोग अकबकाने लगे हैं। ठीक है, अब सुनिए, कौन अनुच्छेद कहता प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? 100। कौन संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकते हैं? 7वां संविधान संशोधन 1900। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कौन अनुच्छेद के तहत? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के। अच्छा, इसके बाद आगे बताइएगा। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का? 5 वर्षों का ना। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? कौन करते हैं? राज्यपाल ना। चलिए, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल ना। अच्छा, आजाद भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास, वर्तमान में। चलिए, इतना बात याद हुआ ना। अब हम लोग आ जाते हैं अब हम लोग आ जाते हैं कहां? अब हम लोग आ जाते हैं स्टैटिक्स। करंट पढ़ा दिए, करंट के बाद बिहार पढ़ा दिए, और बिहार के बाद जो है अब हम लोग स्टैटिक्स पढ़ेंगे ना। स्टैटिक्स। हाँ, स्टैटिक्स यहां से है। प्रमुख खेल से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां। देखिए बाबू, एक चीज समझा रहे हैं, समझिएगा। देखिए, आपको जो है बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले अनेकों प्रकार के छात्र, समझे ना। जैसे किसी को कफ होता है, अलग अलग सिरप जो है सूट करता है। जो नशेरी गंजेरी सब है उस पर कोरेक्स सूट करता है।
किसी पर जो है बेनाड्रिल, किसी पर जो है ग्रिलिंग टस, और किसी पर हनी टस, ये सब कॉरेक्स है। तो हर हर सर्दी वाले लोगों पर अलग अलग सिरप जो है सूट करता है। वैसे ही बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले भी अनेकों प्रकार के छात्र हैं। बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका पूरे सिलेबस पर कमांड है, जिनका पूरे सिलेबस पर कमांड है। तो उनको क्या करना चाहिए जानते हैं? उनको करना चाहिए, करेंट को अच्छे से पढ़ना चाहिए और सेट ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। अगर जिस बच्चा का सिलेबस पर पूरा कमांड है पूरा, और फिर वो करेंट अच्छे से पढ़ रहे हैं और सेट लगा रहे हैं, वही सब बच्चा टॉपर बनता है, वही सब बच्चा टॉपर बनता है। देखिए, क्योंकि एग्जाम का जहां तक सवाल है, एग्जाम में फाइनली पूछता क्या है? एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एगो क्वेश्चन होता है और 4 गो ऑप्शन होता है, एगो क्वेश्चन होता है और 4 गो ऑप्शन होता है, 4 गो ऑप्शन होता है, हाँ या ना होता है। एगो क्वेश्चन और 4 गो ऑप्शन होता है। तो एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें 3 गो को छांट करके एगो सही को टिक करना है। तो उसी सब के लिए टेस्ट का आयोजन होता है, फिर प्रैक्टिस सेट सब निकाला जाता है। तो बिहार दरोगा का एक प्रैक्टिस सेट जो है पिछले कई दिन पहले जो है हम आपको निकाले हैं। तो वैसे छात्र जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, जिनका पूरे सिलेबस पर पकड़ है, या सिलेबस पर कम से कम 50-60% भी पकड़ है, तो अब आप करंट पढ़िए और सेट लगाइए, क्योंकि प्रैक्टिस करके तो आपको जाना ही होगा। तो ये पहला वॉल्यूम जो है मार्केट में है, जो भी लोग नहीं लिए हैं वो लोग इसको लेकर के जो है आप बनाइए। मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा आप सेट मार सकते हैं, जितना ज्यादा आप सेट मार सकते हैं, होगा क्या कि उससे क्वेश्चन बनाने का अनुभव आएगा। और एग्जाम में जो है आपको एग्जाम में तो एमसीक्यू ही बनाना है, और एमसीक्यू टाइप ही ये जो है आपको बुक है, तो आप ले करके जो है, जो भी बच्चा नहीं लिए हैं वो ले करके जो है इसे मार सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बहुत शानदार दिए हैं और एग्जाम पैटर्न पर जो है सेट तैयार है। तो जो भी अभी तक नहीं बनाए हैं सेट, लास्ट टाइम में जो है आप सेट जरूर बनाइए। लेकिन हाँ, एग्जाम से कुछ दिन पहले सेट बनाना छोड़ दीजिए, एग्जाम से कुछ दिन पहले सेट बनाना छोड़ दीजिए, क्योंकि लास्ट तक सेट बनाइएगा ना, तो अगर लास्ट में मान लिया जाए कि नंबर कम आ गया, तो कॉन्फिडेंस आपका लूज हो जाएगा, आत्मविश्वास डोल जाएगा, फिर आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो अभी आपके पास 1.5 माह का समय है, यानी 15 दिन पहले आप सेट मारना छोड़ सकते हैं, 15 दिन पहले आप सेट मारना छोड़ सकते हैं। हमको ऐसा लगता है, क्योंकि अंतिम 15 दिन में कॉन्फिडेंस लूज होना ही नहीं चाहिए। तो अभी आपके पास 1 माह का समय है, आप लेकर के मार लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। समझ गए ना? अब आगे आइए। देखिए, एस्थेटिक्स की अगर हम लोग बात करें, तो आज एस्थेटिक्स में जो है प्रमुख खेल, आज एस्थेटिक्स में जो है प्रमुख खेल और उससे संबंधित ट्रॉफी सब है। समझे ना? क्योंकि आप अगर कोई भी एग्जाम देखिएगा, जैसे बिहार दरोगा एग्जाम का ही 1-2 सवाल हम बोल देते हैं। डेविस कप कौन खेल से संबंधित है, ये आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ है। थॉमस कप कौन खेल से संबंधित, ये आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ है। एजार कप कौन खेल से संबंधित है, ये आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ है। तो ये सब प्रश्न जो है आपके बिहार दरोगा एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो कौन सा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, और उस खेल से संबंधित जो है थोड़ी बहुत जानकारी। मेन आज का जो टॉपिक है, कौन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो यहां पर क्रिकेट। क्रिकेट देखिए, क्रिकेट से संबंधित जो प्रमुख ट्रॉफी है, क्रिकेट से संबंधित प्रमुख ट्रॉफी है रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवघर ट्रॉफी, कुछ बिहार ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, इंदिरा प्रियदर्शनी ट्रॉफी, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, चैलेंजर ट्रॉफी, रोहिंगटन बारिया ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी। ये तमाम ऐसे ट्रॉफी है जिसका संबंध जो है आपको क्रिकेट से है। ये तो घरेलू घरेलू भारत के घरेलू क्रिकेट से संबंधित ये सभी तमाम ट्रॉफियां हैं।
रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवगढ़ ट्रॉफी, कुछ बिहार ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, इंदिरा प्रियदर्शनी ट्रॉफी, गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी, ये भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाता है। विजय हजारे ट्रॉफी, जीडी बिरला चैलेंजर, रोहिंगटन बारिया ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी। इसके अलावा क्रिकेट से संबंधित जो अंतरराष्ट्रीय ट्रॉफियां हैं, आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, एशिया कप, द एसेज, ये सब अंतरराष्ट्रीय ट्रॉफी है। तो ये सब क्रिकेट से संबंधित। अब क्रिकेट से संबंधित कुछ और अन्य चीज, पिच, विकेट, पवेलियन, स्लिप, गली, कवर, ये सब क्रिकेट से संबंधित वर्ड है। क्रिकेट की पिच की लंबाई 20.12 मीटर यानी 22 गज होती है। क्रिकेट बैट की लंबाई 38 इंच और चौड़ाई 4.1/4 इंच। गेंद का भार होता है 155.9 ग्राम से 163 ग्राम तक जो है क्रिकेट में जो गेंद का प्रयोग होता है उसका भार होता है। इसके बाद हॉकी से संबंधित जो महत्वपूर्ण कप और ट्रॉफी है, आगा खां कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्डन कप, लाल बहादुर शास्त्री कप, रंगा स्वामी कप, सुल्तान अजलान शाह कप, बेटन कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियन ट्रॉफी, ये तमाम ऐसे ट्रॉफी है जिसका संबंध हॉकी से है। फिर सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा कप, वेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ये सब हॉकी से संबंधित है। फिर हॉकी से संबंधित प्रमुख चीज, बुली, पेनाल्टी, स्ट्रोक, रोल इन, कैरी, ये सब हॉकी के प्रमुख शब्द है। हॉकी का मैदान आयताकार होता है, इसका लंबाई 91.4 मीटर और चौड़ाई 54.24 मीटर होता है। समझ गए ना। इसके बाद आगे है फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित जो प्रमुख कप और ट्रॉफी है, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, रॉबर्ट्स कप, कलिंग कप, बेगम हजरत महल ट्रॉफी, वीसी राय ट्रॉफी, राजीव गांधी गोल्ड कप, कोपा कप, फीफा कप, यूरो कप, यूएफए कप, मर्डेका कप, ये सभी कप जो है आपको फुटबॉल से संबंधित है। फिर सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, डॉक्टर सीएम ट्रॉफी, ये सब भी फुटबॉल से संबंधित है। फिर फुटबॉल से संबंधित प्रमुख शब्दावली, पेनल्टी किक, गोली, थ्रो इन, लाइन्समैन, सीजर्स किक, बैक, शूट आउट, वाली, सेंटर। फिर बैडमिंटन है। बैडमिंटन से संबंधित प्रमुख कप है, थॉमस उबेर, सुधीरमन कप, मलेशियाई कप, सोफिया कप, अमृत दीवान कप, चाइना कप, चड्डा कप, रहमतुल्ला कप और नारंग कप। इसमें थॉमस कप और उबेर कप जो है संभवतः आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ है। तो ये सब बैडमिंटन से संबंधित है। फिर प्रमुख बैडमिंटन के शब्दावली है, कॉर्ट, शटल, लॉन्ग, सर्विस लाइन, सेंटर लाइन, नेट, फॉल्ट, बैकहैंड, स्मैश, रेफरी, लेट, ड्रॉप इत्यादि। बैडमिंटन का कोर्ट भी आयताकार होता है, इसकी लंबाई 13.40 मीटर और चौड़ाई 6.10 मीटर होता है। बैडमिंटन के रैकेट की कुल लंबाई 27 इंच होता है। फिर टेबल टेनिस से संबंधित प्रमुख कप या ट्रॉफी, ईरानी कप, कार्बिलॉन कप, जयलक्ष्मी कप, रामानुज कप, बर्ना बेला कप, त्रावणकोर कप, राजकुमारी चैलेंज कप, इंदिरा कप। इसके बाद आपको जो है टेबल टेनिस से संबंधित जो प्रमुख शब्दावली है वह है टॉप स्पिन, नेट, ग्रिप, पेन होल्डर, ग्रिप एंड लाइन, पुश, स्ट्रोक, ये सब है। फिर आपको टेनिस या लॉन टेनिस से संबंधित जो प्रमुख ट्रॉफी है, डेविस कप, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विम्बलडन ओपन और विम्बलडन ओपन। समझ गए ना। इसके बाद टेनिस कोर्ट, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, विम्बलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर और ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। शतरंज, इसका जन्मदाता देश भारत है। शतरंज में कुल 64 खाने होते हैं और इससे संबंधित प्रमुख कप है, फिडे विश्व कप, फिडे ग्रैंड स्विस और प्रमुख शब्दावली है, जीत, गैम्बिट, शाह, मात, स्टेलमेट, डिस्क वर्ल्ड, पिन, किंग, क्वीन, बिशप, नाइट, ग्रैंड मास्टर। फिर बास्केटबॉल से संबंधित कप है, फेडरेशन कप, टॉड मेमोरियल कप, एसएम अर्जुन राजा ट्रॉफी, बेंगलोर ब्लूज चैलेंज कप, सर्विसेज कप, अमेरिका कप, यूरोपियन कप, विलियम जॉन्स कप, नाय समिट ट्रॉफी, लेडी ओ ब्रायन चैंपियन ट्रॉफी। फिर बास्केटबॉल के कोर्ट की लंबाई 28 मीटर, बास्केटबॉल के कोर्ट की चौड़ाई 15 मीटर। बास्केटबॉल गेंद का भार 600 से 650 ग्राम होता है। फिर बिलियर्ड से संबंधित ट्रॉफी है, गोल्ड फ्लैग ट्रॉफी, ऑर्थर वॉकर ट्रॉफी। इससे संबंधित शब्द है, ब्रेकपॉट, इन ऑफ, कैनन, हैजर्ड, स्ट्रिंग, डी, मार्कर, स्क्रू बैक इत्यादि। फिर स्नूकर से संबंधित ट्रॉफी है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप ट्रॉफी या सिल्वर लेडी ट्रॉफी और पॉल हंटर ट्रॉफी। फिर गोल्फ से संबंधित प्रमुख ट्रॉफी है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, भरत राम कप, सीएम ओपन गोल्ड कप, मुथैया गोल्फ
गोल्ड कप, नोमुरा ट्रॉफी, जॉन हॉपकिंस ट्रॉफी, आइजन होवर्ड ट्रॉफी, राइडर कप, बाकर कप, सर्किट कप और डनहिल कप। इस सब का संबंध जो है आपको किससे है? गोल्फ से है। इसके अलावा पोलो से संबंधित कप है एजार कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप। तो ये सब जो है आपको देखिए याद करना है, समझ गए? तो ये हम आपको बता दिए हैं, आपको याद करना है। तो इसका पीडीएफ यही ना, करेंट में तो करेंट बुक से पढ़ाए हैं और कुछ जो है पेपर से पढ़ाए हैं, और इसके बाद जो है बिहार बुक से पढ़ाए हैं। बिहार बुक आप लोग के पास होगा ही। फिर इसका पीडीएफ हम आपको दिलवा देंगे, संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो फिर आप सब लोग इसका जो है रिवीजन कीजिएगा, और फिर हम लोग कल मिलेंगे। और कल जो है बजट, कल 12:30 बजे मिलेंगे। बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार का बजट भी आर्थिक सर्वेक्षण वो जो है हम लोग करवाएंगे। हाँ यहीं पर होगा, तब कहां होगा? कपार पर होगा। तो इससे आगे हम लोग कल मिलते हैं बजट और आर्थिक सर्वेक्षण के साथ, समझ गए ना? ऐसे बिहार दरोगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट और आर्थिक सर्वेक्षण बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन फिर भी पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है, समझ गए ना? तो कल पुनः हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद सभी लोगों का। काट दो।